हाँ भाई, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका जो पेपर 16 तारीख को होने वाला है। हाँ भाई, इसमें कुछ ऐसे स्ट्रेटजी हम बताएंगे आपको, डिस्कस करेंगे आपसे, सीधी बातचीत, ओके। जिसके बाद आप कहने वाले हैं कि इतना ही था। हाँ भाई, बस इतना ही पढ़ना था, आप झूठे परेशान हो रहे थे। बिल्कुल, आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो 10 या 15 मिनट का होने वाला है, ओके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आपको इतना ही सपोर्ट पीसी फार्मा को भी करना है। जी हाँ, बिल्कुल, आप करते भी हैं और करते रहिए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। तो समझिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करनी है आपको, जिसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर का है, बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, ओके। तो इसमें क्या है, मेडिसिनल और केमिस्ट्री दो चीजों की बात हो रही है। तो मेडिसिन की मतलब ये होती है कि कुछ ऐसा एजेंट, कुछ ऐसा केमिकल जो यूज होता है हमारे शरीर की एबनॉर्मलिटी या फिर बीमारियों को ठीक करने के लिए। जी हाँ, तो ये हो गया मेडिसिन, ओके। अब जब केमिस्ट्री की बात आती है तो यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिलके आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे, जिसके वजह से वो ऐसा पोटेंसी उसमें होता है, ऐसी पावर होती है, ऐसी कैपेसिटी होती है जो हमारे शरीर में बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है, ओके। सिंपल है भैया, है ना। सिंपल है तो भैया सिंपली हमको इसको पढ़ लेना है। आखिर आप इतना क्यों परेशान हो भाई, है? इतना कौन परेशान होता है किसी सब्जेक्ट को लेके? बिल्कुल मत होइए। मैं इस जो आपकी कंफ्यूजन है या परेशानी को देखते हुए मैं वो कहना चाहता हूं एक बात, आप लोग ना थोड़े से वो हो, अभी हो, मानो या ना मानो, हो। अरे कहना क्या चाहते हो? ना समझ, ठीक है। क्योंकि इस नासमझी की वजह से ही तो आप परेशान थे। देखिए, दो ही चीज हो सकती है आपके परेशान होने का कारण, या तो आप सिलेबस को या फिर इस सब्जेक्ट को समझ नहीं पाए, या तो आपको किसी ने समझाया नहीं। तो भाई जो भी हो मैटर, मैं तो समझाने वाला हूं अच्छे से। तो पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए भैया, और कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ भैया कुछ अच्छा लगा, सही है, और दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए, ओके मेरे भाई। ठीक है, देखते हैं आगे चीजों को। और देखिए 50% इसमें आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। जी हाँ, 50% ओनली 50%। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए मैटर क्या है, आपको इसमें देखिए डिफिनीशन पढ़ना है, यूजेस पढ़ना है, मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है, और तो और आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ये सब कैसे है? थियरी पोर्शन ही तो है। हाँ, थियरी पोर्शन है, बस सेंटेंसेस लिखने हैं, कुछ नाम वगैरह लिखने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अगर देखा जाए तो आपको सिंथेसिस लिखना है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन है ना। जैसे कि आपका कार्बाकोल है, इसमें फेनिटोइन है, आइबुप्रोफेन है, ये सब ड्रग हैं जिनको स्टार्ट लगाया गया है, और इसको आपको सिंथेसिस बताना है कि कैसे कैसे बन रहा है स्टेप बाय स्टेप। उसका दूसरा पोर्शन आता है केमिस्ट्री का सार, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। जैसे कि सार को समझिए, हम हैं और आप हैं, है ना। मैं कोई ग्रुप हूं और आप ढेर सारे कंपाउंड हैं आप लोग। तो मैं किसी से अगर जुड़ता हूं तो या तो आपकी स्टडी इंप्रूव होगी, या तो और डिक्रीज होगी, या तो बेहतर होगा, या तो फिर बेकार ही हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। कुछ क्वेश्चन मैंने सेट किया है प्रॉपर आपके लिए, और आपको स्ट्रेटेजी भी मिलने वाला है, जिससे आप श्योर हो पाएंगे, ओ भाई अब हो गया काम तमाम, ठीक है। और बिल्कुल ये मत डरिए कि कैसे क्या चीजें होती हैं, निश्चिंत रहिए। हाँ तो भैया, जैसा हमने इंट्रो में बताया, जैसी भी चीजें आपसे रूबरू कराई बातें, है ना, स्ट्रेटेजी वगैरह, तो उसी के हिसाब से मैंने ये देखिए क्वेश्चन पेपर सेट किया है, जिसमें टोटल 5 या 6 क्वेश्चन है। जिसमें से कुछ चीजों को अभी मैं छाटूंगा भी, बताऊंगा कि इस 5-6 में से भी कैसे आपको चीजें छोड़ देनी है और क्यों छोड़नी है, क्योंकि वो पेपर में बिल्कुल नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो आपके वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे 7 में से 5 करना रहता है और सेक्शन बी में 3 में से 2 करना रहता है, उस कैटेगरी में वो छट जाएंगे, ओके। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए और दोस्तों से जरूर और जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी लास्ट मिनट में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगा, ओके ब्रदर। देखिए क्या है मैटर, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको सिलेबस के हिसाब से चीजें बता दूंगा कि कैसे क्या छाटना है, और क्लासिफिकेशन तो आपको सिलेबस को ही 2 बार अगर देखेंगे तो क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हैं। हाँ मेरे भाई, फेक नहीं रहा हूं मैं। चलो देखते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा है समराइज द, या द नहीं रहेगा यहाँ पे, समराइज अबाउट द वेरियस फिजिको केमिकल पैरामीटर्स दैट अफेक्ट ड्रग एक्शन, ओके। ये फर्स्ट यूनिट की ही बातें हो रही हैं, है ना, जिसमें फिजिको केमिकल, फिजिकल और केमिकल दो चीजें मिला के जो भी इफेक्ट पड़ता है ड्रग पे, दवाई पे, कैसे क्या होना चाहिए। जैसे कि आप पैरामीटर का मतलब समझिए ना, नापना। जैसे कि क्या होता है कि हमारे शरीर का पैरामीटर के हिसाब से टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो एक है फिक्स 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना। तो ऐसा है पूरा, ठीक है। तो ये पैरामीटर फिक्स है। तो वैसे ही जब ड्रग वगैरह बनता है तो कैसे क्या हमारी बॉडी की पैरामीटर्स होनी चाहिए, या फिर हमारे जो ड्रग वगैरह बन रहे हैं, जैसे कुछ भी कंपाउंड्स है, जैसे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ए है, मॉलिक्यूल बी है यहाँ पे, तो कैसे आपस में जुड़ते हैं, कैसे क्या घुलते हैं, कैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा शरीर में। तो ये पूरा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ओके। उसको आप जैसे कि सिलेबस में भी मैं बताऊंगा, जस्ट आप क्वेश्चन देखिए बस सिंपली। एक्सप्लेन ड्रग मेटाबॉलिज्म फेज 1 फेज 2, या फिर इसी को कंपेयर करके लिखना है, कंपेयर फेज 1 फेज 2 मेटाबॉलिज्म एंड डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ओके। बहुत सिंपल है मेरे भाई, आपको पढ़ाया गया होगा कॉलेज में चीजों को, बस लास्ट में मैं आपकी सर का बोझ हल्का कर रहा हूं मेरे भाई, ओके।
अभी चीजों को समझेंगे हम। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, अब आते हैं दूसरे यूनिट में, राइट द सार ऑफ दीज ड्रग या फिर एजेंट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अभी मैंने समझाया कि जब आपस में दो चीजें जुड़ेंगी, जैसे कोई कंपाउंड है, यहाँ पे मान लीजिए ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, इसमें अब यहाँ पे मान लीजिए OH जोड़ दिए तो फिनाल बन रहा है, फिर यहाँ पे CH3 जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, फिनाल की पोटेंसी घटेगी, फिनाल और ज़्यादा कीटाणुओं को मारेगा या फिर कम मारेगा। ये स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है। इस स्ट्रक्चर में हम ऐसा क्या जोड़े तो एक्टिविटी क्या जुड़ा, ठीक है ना, जब जुड़े तो क्या एक्टिविटी घटा या क्या बढ़ा, तो इसमें देखते हैं चीज़ों को। तो ये खैर सेकेंड यूनिट नहीं, ये पूरे सेकेंड यूनिट से लेके 5th यूनिट तक का सार यहाँ पे मैंने लिखा है। जैसे कि लिखा है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट का सार, कोलिनोलाइटिक्स एजेंट का सार, बेंजोडाइजेपिन का सार, फेनोथायाजिन्स का, मॉर्फिन एनालॉग या फिर यहाँ पे बार्बिचुलेट और एंटीकनोलिक। अभी मैं बता रहा हूँ कि सार आप याद ही नहीं करना है आपको, और क्यों नहीं याद करना अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ, बस पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आप। ये बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है सार, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में पास होने का या फिर फेल होने का, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, जस्ट बस क्वेश्चन पेपर देखिए आप प्रॉपर। फिर आता है क्वेश्चन 4, क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एजेंट या ड्रग्स। इन जो एजेंट्स हैं या ड्रग्स हैं इनके क्लासिफिकेशन आपको बताना है, मुश्किल से 5-7 है, ठीक है। अभी इसको मैं बताऊंगा, अभी जस्ट जब आप सिलेबस देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि इसको तो अलग से याद ही नहीं करना है, इसको तो बस सिलेबस हमको 2 या 4 बार पढ़ लेना है तो ये याद हो जाएंगी चीजें, ओके। इसमें सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है या फिर दोनों में से एक आ सकता है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। फिर आता है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट और कोलिनर्जिक ब्लॉकर या फिर एंटागोनिस्ट, इसको लिख सकता है। फिर आता है सेडेटिव या हिप्नोटिक्स और एंटीसाइकोटिक और एंटी कन्वर्जेंट, फिर जनरल एनेस्थेटिक्स और नार्कोटिक एनाल्जेसिक और करके, या तो ये पूछ सकता है या तो ये पूछेगा, नन नार्कोटिक्स या फिर एनसेड, जिसे नन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग बोलते हैं, ओके। तो देखिए सार पढ़ना नहीं है और क्लासिफिकेशन आपको सिलेबस देख के बस याद हो जाएगा, समझ रहे बात। तो कितना सिंपली मैं देखिए अब 4 क्वेश्चन में से 3 ही क्वेश्चन बचा और वो भी सिलेबस में ही काम निपट जा रहा है, और ऊपर थियरी वाला पोर्शन है, ओके। ये चीजें समझिए बात को, बस आप बस मेरे भाई समझिए मेरी बातों को, मैं बोल रहा हूँ बस इतना ही पढ़ना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए, डिफाइन इट, राइट, मोड ऑफ एक्शन, यूजेज, सिंथेसिस को स्ट्रक्चर भी लिख सकता है, ओके। स्ट्रक्चर आपको बताना रहता है, तो स्ट्रक्चर में सिर्फ स्ट्रक्चर बताना रहता है, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हाँ यहाँ से फर्स्ट स्टेप में कोई कंपाउंड शुरू हुआ, यहाँ से लेके फिर सेकंड स्टेप में HCl के प्रेजेंस में दूसरा स्टेप बना, फिर तीसरा स्टेप जो है H2SO4 के प्रेजेंस में हुआ रिएक्शन तो तीसरा स्टेप बना। ये सिंथेसिस वाला पोर्शन होता है पूरा, ओके। और जब आपका आता है स्ट्रक्चर, तो यानी कि बस स्ट्रक्चर बता देना है, प्रोडक्ट क्या मिला हमको, समझ रहे हैं बात, ओके। तो ये चीजें हैं, ठीक है। ऑफ दिस ड्रग, जैसे कि फेनिलेफ्रिन है, इसके सिंथेसिस पूछ सकता है, ये लगभग मैंने सभी लिखा है। अभी देखिए आपको बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ कैसे क्या चीजें। अब सिंथेसिस में भी आपको बस टोटली 10 पढ़ना है, और टोटली 10 में भी ना 5 जो है थोड़े से जो है लॉन्ग सिंथेसिस है और 5-6 छोटे छोटे हैं एकदम। अभी बस बता रहा हूँ, बस सुनिए बात को आप। जैसे कि यहीं पे आपको स्क्रीन पे फोटोज वगैरह दिखते जा रहे होंगे, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखिए फेनिलेफ्रिन है, साल्बुटामॉल है, ये सब चीजें हैं, टोलाजोलिन है, पर प्रोप्रानोलोल है। तो देखिए टोलाजोलिन दिख रहा होगा आपको, छोटा सा एकदम स्ट्रक्चर है इसका, 2-3 स्टेप में ये निपट जाएगा पूरा, मतलब सिंथेसिस इसका हो जाएगा जी, ठीक है। आपने टोलाजोलिन को देखा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा था। फिर कार्बाकोल को हम देखते हैं, कार्बाकोल भी आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, 2 सिंथेसिस के तरीके, जिसमें कि छोटा वाला जो है फ्रॉम कार्बामिक एसिड के द्वारा, इसमें देखिए 1, 2, 3 ही स्टेप में पूरा कार्बाकोल बन जा रहा है आपका। तो सिंपली आपको चीजों को समझना है, तो यानी कि टोलाजोलिन, कार्बाकोल 2। अब आता है नियोस्टिग्मिन को देखते हैं, और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है। इसके बाद यहीं पे हैलोथोन का आता है छोटा स्ट्रक्चर, और पीछे आता है आपका यहाँ पे मेफनेमिक एसिड का, इसका भी एकदम 2 या 3 स्टेप में खत्म हो जा रहा है इसका सिंथेसिस, ओके। तो देखिए टोटली मैंने कितने छोटे छोटे स्ट्रक्चर बता दिए, देखिए यहाँ पे टोलाजोलिन, ओके, टोलाजोलिन हो गया, कार्बाकोल हो गया, फिर आता है यहाँ पे नियोस्टिग्मिन हो गया, फिर आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया, ओके। और यहीं पे आपका हैलोथेन भी है, ओके, हैलोथेन भी, ये भी छोटा स्ट्रक्चर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ओके। और यहाँ पे आप मेफनेमिक एसिड को देख सकते हैं, ये भी छोटा ही स्ट्रक्चर है इसका, या सिंथेसिस जो बोल सकते हैं आप, ओके। 6, यानी कि टोटली देखिए 22 लगभग आपके 21-22 इसमें सिंथेसिस है, जिसमें से 6 तो एकदम छोटे छोटे हैं। तो अब देखिए बात समझिए क्या करना है आपको, 6 जो भी सिंथेसिस है ना, ये 6 इसको आपको लिख के एकदम सिंथेसिस बना डालना है भाई। सिंथेसिस को एकदम प्रॉपर, जो 6 हैं 6 सिंथेसिस, इसको बना डालना है एकदम बार बार रिपीट करके। जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना के सिंथेसिस बना के दिखा देता हूँ, मेफनेमिक एसिड का ही बना देता हूँ, क्योंकि या फिर हेलोथेन जो है ये भी बहुत छोटा सिंथेसिस है इसका, इसको समझ लेते हैं। आप देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री को एक तो पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कहाँ से क्या जुड़ रहा है ये करके समझ सकते हैं, या तो इसको बस रिपीटेटिव बार बार रिटन फॉर्म में लिख के आप समझ सकते हैं। जैसे कि हेलोथेन में क्या है, ट्राइक्लोरो इथाइलिन से बनता है ये ट्राइक्लोरो इथाइलिन, इससे ये बनना स्टार्ट होता है। उसके बाद ये लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा। तो ये चीजें ठीक है, ये थियरी पोर्शन में आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जब चीजों को लिखेंगे तो उस केमिकली हम लिख सकते हैं। जैसे कि ट्राइक्लोरोइथाइलिन को C डबल बॉन्ड कार्बन है, क्लोरो है तो यह क्लोरो रहेगा ही, क्लोरीन, ओके। अब यहाँ पे भी नीचे भी क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन।
आपको पता है कार्बन जो है 4 बॉन्ड से जुड़ता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ हो गया और एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड हो गया ना। अब यहाँ पे आता है किसके प्रेजेंस में हो रहा है भैया, ये हो रहा है SbF3। टेम्परेचर कितना रहेगा 130 डिग्री, और ठीक है ना 130 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में। अब यहाँ पे देखिए बन क्या रहा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ पे फ्लोरीन, उसका नीचे भी फ्यूरान है, सॉरी फ्यूरान है, ओके। फिर आ रहा है नीचे यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और ऊपर भी F और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे 3 F आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे 3 F जो है यहाँ पे देखिए जुड़ गया, ओके। अब फिर लास्ट स्टेप पे आएगा जो कि ब्रोमीन, ब्रोमीन के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं हम, बनेगा जो लास्ट स्टेप, यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद Cl रहेगा, फिर यहाँ कार्बन H हो जाएगा, और फिर यहाँ कार्बन F जुड़ेगा, यहाँ पे भी F, फिर यहाँ ऊपर F, और ये जो Br के प्रेजेंस में हो रहा है तो यहाँ पे Br, ठीक है भाई। तो ये आपका हेलोथेन का स्ट्रक्चर है, ओके। तो सिंपली इसको 2 या 3 बार आप रिपीट करेंगे ना भाई, याद हो जाएगा। ऐसे ही कार्बाकोल है ना, जो आपने टोलाजोलिन है, ये सब छोटे छोटे मैंने बताया, तो 5-6 तो आपको एकदम बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह के पीछे नहीं भागना है। ये 6 जो है एकदम छोटा छोटा सिंथेसिस है, इसको याद कर लेना है आपको। 6 में से 2 या 3 आ ही जाएंगे, ओके, ठीक है, समझ गए बात आप। हाँ, अब देखिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट, मैं 6 आपको देखिए पढ़ लेना है, बिल्कुल पढ़ लेना है एकदम 6 को, आपको स्ट्रक्चर लिख देना है। आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे अपने भेज दूंगा इसको, इन 6 का जो सिंथेसिस का पेजेस है, ओके। बस सिंपली इनको लिख के आपको पढ़ना है, ओके। अभी मैं जस्ट और चीज़ों को बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये 6 तो हो गए कंफर्म, ओके। अब यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा प्रोप्रोनोलॉल को, साल्बुटामॉल को, 6 2 8 हो गए, ओके। आप इसमें और पढ़ लेंगे जैसे कि डायजेपाम को, ओके, थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, 8 1 9 हो गया। आप फेनिटोइन को देख सकते हैं, ये 9 हो गया, ओके। अब भैया 9 स्ट्रक्चर नहीं पढ़ पाओगे 22 में से, तो फिर दिक्कत है आपके लिए, इतना पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ओके। अब 9 हो गया। यहाँ पे एक, आप यहाँ पे एक देख लीजिए आइबुप्रोफेन, ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, और एक कीटामिन। लगभग 10 मैंने बोला था और देखो 10 बता दिया। 10 के सिंथेसिस आपको पढ़ने हैं टोटली, बस, ओके मेरे भाई। तो ये पूरा करना पड़ेगा आपको। अब चलिए मैं आपको जो सिलेबस बार बार बोल रहा था उसको दिखा के आपको चीज़ों को समझाता हूँ, ओके। अब आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर में एक दिखा रहा हूँ, तो उसमें देखिए क्या मैटर है, चीज़ों को समझेंगे आप। हाँ, क्वेश्चन पेपर से आपको समझ आएगा ना कि क्या क्या पेपर में पूछ रहा है। तो जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ 2023-24 सेशन का, यानी कि अभी जस्ट पिछले साल का है। इसमें देखिए लिखा है इंग्लिश द फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन लिखा है ना मैंने, मेटाबॉलिज्म आप पढ़ लेंगे, ये आपको कोलोजी में भी चीज़ें समझना है, या फिर लिखने को आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपने पढ़ा भी है। तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म में ये चीज़ें फैक्टर और वो चीज़ें हैं, ओके। फेज 1 फेज 2, फेज 1 में क्या होता है ना भैया, फेज 1 में कुछ रिएक्शंस अलग हैं, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब चीज़ें, और फेज 2 में जो है ग्लूको रिडक्शन, ऐसे करके कुछ अलग थोड़े से हैं, ओके। फैक्टर में क्या आ जाता है, वही एज, फिर सेक मेल है या फीमेल है। आपको अगर इस पे एक वीडियो चाहिए, एक्सप्लेन वीडियो प्रॉपर नोट्स के साथ, तो मैं बना सकता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन आपके लिए मैं दे सकता हूँ और चीज़ों को समझा दिया हूँ, स्ट्रेटेजी, ठीक है ना भैया। तो आप जरूर जैसा भी कमेंट में आप बता सकते हैं मुझे, मैं बता सकता हूँ। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। देखिए ये चीज़ें जो फिजिको-केमिकल है, इसको देखिए कम से कम 10 नंबर का रहता है, ये पूछता है फिजिको-केमिकल जो पैरामीटर्स है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट जो 2-2 नंबर में है, 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ देता है, और इसके लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आते हैं आप सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में देखिए सार जो है पूछा होगा, जैसे कि सार पूछा है सेक्शन बी में 2 का सी जो क्वेश्चन है, सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग, ओके मेरे भाई। और फिर उसी में देखिए सेक्शन बी में ही 2 का ए पूछा है, बेंजोडाइजेपिन का सार, ठीक है, 2 पूछा है। तो अब सार में क्या होता है कि जैसे नॉर्मली आप जब उसके स्ट्रक्चर पढ़ लिए ना, तो उसमें कहीं पे CH3 जोड़ दीजिए, कहीं पे OH जोड़ दीजिए, कहीं पे क्लोरीन जोड़ दीजिए, और लिख दीजिए सिंपली कि भैया इसको जोड़ने के बाद बाय द एडिंग सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप आर इम्प्रूव्ड या फिर इंक्रीज्ड। सिंपली है, कोई कुछ नहीं काटता भैया पेपर में। आप देखिए, आप सोचेंगे कि अरे मैं तो एकदम सही लिखूंगा, एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन, ये वो। भाई जब ना लाइन बाय लाइन लिखने के बाद भी लोग नंबर काट के बैक दे देते हैं, तब समझ आता है कि मैं सबसे बड़ा वो हूँ, वही जो समझ रहे हो आप, ठीक है ना। क्योंकि तब आपको लगता है कि मुझे बस पास करना चाहिए था, क्योंकि कॉपी जांचने वाले भी वही होते हैं, वो समझ रहे ना। तो इसलिए आपको पेपर में बस पास करने की चीज़ें लिखनी है, समझ के लिखनी है, अच्छे से लिखनी है, हेडलाइन वगैरह प्रॉपर बना के लिखनी है। और मैंने कॉपी लिखने की एक वीडियो जो है बनाई हुई है, उसको भी मैं ऐड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये है सेक्शन सी में आएंगे। तो सार या तो आप पढ़िए या तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके जगह पे और चीज़ों को आप पढ़ डालेंगे, काम बन जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। सार छोड़ दीजिए, क्योंकि सेक्शन सी में जो पूछता है सार, तो 7 में से 2 ही करना है, अरे 5 करना है, तो 2 क्वेश्चन जो सार वाला रहेगा छोड़ दीजिएगा। सेक्शन बी में जरूरी नहीं है कि हरदम सार 2 ही पूछे, 1 पूछता है तो 2 क्वेश्चन में से एक
3 क्वेश्चन में से 2 करना रहेगा, एक सार वाला छोड़ दीजिएगा, तो सार को आप ना भी पढ़िए तो काम बन जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है ना। आप सिलेबस को समझिए बातों को, ओके। तो ये मैटर हो गया, ठीक है। तो सेक्शन देखिए क्वेश्चन 1 पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ओके। सेक्शन कह रहे हैं यार, क्वेश्चन 2 ये भी पढ़ना ही पढ़ना है। सार आप स्किप कर सकते हैं, इसको ना भी पढ़ेंगे तो चलेगा। ये तो भैया पीसी फार्मा, इसको जानते रहिए बस इसको कुछ करना नहीं है, ओके। प्यार तो आप दे ही रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। अब बस सिलेबस आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, ओके। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट आपको दिख सकता है, जो आपका सिलेबस है उसमें फर्स्ट यूनिट नहीं सेकंड यूनिट में सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का अगर सिंथेसिस लिखना है तो इसको देखिए लिखा होगा डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, ओके। डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, डायरेक्ट एक्टिंग है। फिर वहीं पे लिख रहा है, नीचे आएंगे 8-10 दवाइयां लिखा है, उसके बाद लिखा है इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। तो डायरेक्ट में देखिए लिखा है नॉर इपिनेफ्रिन, फेनिल इपिनेफ्रिन, डोपामिन, मेथिल डोपा, कोलिंडिन, डाबुटामिन, ये सब चीजें हैं। और इनडायरेक्ट में फिर लिखा है हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, स्यूडोफेड्रिन, पॉलीहेक्सिडीन, ओके ठीक है मेरे भाई, ये सब चीजें हैं। फिर उसी में आता है एजेंट विद मिक्स्ड मैकेनिज्म, या तो डायरेक्ट भी काम करेंगे या फिर इनडायरेक्ट भी, दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। तो इफेड्रिन और मेटेरामिनोल। अब समझिए बात को, आप कहेंगे कि क्लासिफिकेशन याद तो करना पड़ेगा इतना बड़ा, कुछ नहीं मेरे भाई, सिलेबस को 4 बार पढ़ना है कि किस कैटेगरी में कौन सी दवाई आ रही है। तो इससे क्या श्योरिटी हो पाएगी आपकी, समझिए बात को। आप एक तो क्लासिफिकेशन लिख पाएंगे, ठीक है मेरे भाई, आप किस कैटेगरी में कौन सी दवाई आ रही है उससे आप क्लासिफिकेशन लिख पाएंगे। तो क्लासिफिकेशन और सिंपली आप समझ पाएंगे कि ये दवाई, अच्छा ये सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है तो ये एक्ट कैसे करेगा, मोड ऑफ एक्शन। ये भैया 2 तरीके के रिसेप्टर से जुड़ के काम करेंगे, बीटा रिसेप्टर और अल्फा रिसेप्टर, ठीक है ना। तो आप इसको मोड ऑफ एक्शन जब भी लिखना रहे, तो जैसे कि इसमें दवाई आपकी थी, सिलेबस थोड़ा सा आप लेके बैठिए, चीजों को समझिए। डोपामीन है, मान लीजिए डोपामीन है, डोपामीन। तो डोपामीन क्या करता है, सिंपली आप जानते हो, चीजों को बढ़ाने का, यानी कि आपको शरीर में एक्टिविटी को अच्छा करेगा, बूस्टअप कर देगा, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, सब चीजें आपको बढ़िया लगेगा, खुश रहेंगे आप। तो डोपामिन लिखेंगे सीधे मोड ऑफ एक्शन में, डोपामिन आर एडमिनिस्टर्ड देन इट बाइंड टू द, क्या बाइंड करेगा किससे, या तो ये रिसेप्टर अल्फा रिसेप्टर या तो बीटा रिसेप्टर। तो आप लिख सकते हैं सीधे लिखेंगे बाइंड टू द क्या, सिंपैथोमाइमेटिक रिसेप्टर, ओके। देन इट गिव इफेक्ट। अब इफेक्ट में क्या लिख सकते हैं, इट इंक्रीज द स्लाइटली हार्ट बीट, इट इंक्रीज द रिस्पायरेशन, या फिर बाई इट द प्रॉपर एक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। तो ये सिंपली मोड ऑफ एक्शन आप समझ सकते हैं कि आपको सिलेबस को पढ़ने से आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन में जैसे डायरेक्ट एक्टिंग है तो आप सिंपली ऐसे लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ, थोड़ा सा चीजें हो सकती है, मैं बार बार फोटो डाल रहा हूं तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरे पास इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवा पाया हूं मैं। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का शब्द मतलब समझ रहे हैं आप, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही काम करने वाली दवाइयां। माइमेटिक का मतलब होता है मिमिक्री करना, हूबहू। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सीधे जानते रहिए, हमारे शरीर में एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, जैसे हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करेगा, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को बढ़ाने का काम करेगा। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इसको नॉर्मल करने का काम करता है। आपने एचएपी में पढ़ा हुआ है मेरे भाई, ओके। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके की दवाइयां, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैटेगरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओके। मेरी राइटिंग ठीक है बट थोड़ा सा सॉरी, मैं पसीना इतना है ना कि मैं दूर से मुझे लिखना पड़ेगा, नहीं तो पेज भीग जाएंगे, ओके। तो ये चीजें हैं। तीसरा कैटेगरी भी आप लिख सकते हैं इन मिक्स्ड, नहीं भी लिखें तो भी चीजें। तो आप जैसे डायरेक्ट में 4-5 दवाई का आपका नाम याद है, बस हो जाएगा काम। इनडायरेक्ट में 4-5 कैटेगरी की दवाइयों का नाम याद है, आपका काम बन जाएगा। जैसे कि डायरेक्ट में नाम था नॉर इपिनेफ्रिन, ओके, नॉर इपिनेफ्रिन, फिर है इपिनेफ्रिन। ये देखिए एकदम धाकड़ तरीका है क्लासिफिकेशन याद करने का, क्योंकि उस तरीके से पूरा सिस्टम ही आप याद करने में परेशान हो जाएंगे। आप सिलेबस को देख लीजिए बस, सिंपैथोमाइमेटिक के अंदर कौन कौन सी दवाई आ रही हैं। फिर इसी में डोपामीन आ जा रहा है, ओके, साल्बुटामॉल आ जा रहा है, साल्बुटामॉल, ओके। तो ये 4-5 दवाई लिख हो गया, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट में जब आएंगे आप तो स्यूडो इफेड्रिन आ रहा है, स्यूडो इफेड्रिन, ओके। फिर वहीं पे आ जा रहा है उसका प्रोपिल हेक्सिडीन, ओके। ये सब चीजें हैं। तो ऐसे आप 2-3 दवाइयों का नाम याद कर लेंगे, ये पूरा सिंपैथोमाइमेटिक का हो जाएगा। यूजेज में आप इसको लिखेंगे प्रॉपर, इट यूज टू ट्रीट द अगेंस्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। अब देखिए क्या होगा, जब पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट मिलेगा, यानी कि चीजों को कम कर दिया गया हो, जैसे नर्वस सिस्टम आपको पता है ना, एएनएस की बात हो रही है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें आता है पीएनएस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एसएनएस और
PSNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, चीज़ों को बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है घटाता है। तो जब अगर कोई चीज़ घटा हुआ है तो जाहिर सी बात है हम ये इस तरह की दवाइयाँ देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और जब इसमें कोई दिक्कत आ रही है यानी बढ़ा हुआ चीज़ें हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टाइप की ड्रग देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, तो ये सिंपली इफेक्ट है इसका। आप मोड ऑफ एक्शन ऐसे लिख सकते हैं बना के, और यूजेस भी लिख सकते हैं। ओके, फिर आता है यहीं पे देखिए नीचे, अगर क्लासिफिकेशन की और बात करें हम, जैसे कि पेपर इसमें मैंने लिखा था एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये पूछ सकता है। तो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का मतलब है ना भैया, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोल देते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी का उपनाम है। ओके, जैसे किसी का मान लीजिए मेरा ही चंदन नाम है, घर पे मुझे कोई और नाम से भी लोग बुला देते हैं, चंदू बोल देते हैं, चाहे जो भी है, तो वो उपनाम हुआ ना उसी का, सेम तो वैसे ही ये है। तो एंटागोनिस्ट यानी कि ये काम कर रहा था सही दिशा में, मतलब बढ़ाने का काम कर रहा था, और एंटागोनिस्ट यानी रोकने वाला, सीधे उल्टा इस दवाइयों को के काम को रोकने वाला। समझ रहे बात, जब शरीर में चीजें बढ़ी हुई होंगी तो एंटागोनिस्ट दिया जाएगा। तो जैसे कि इसमें देखिए आप सब देख सकते हैं, एग्जांपल है टोलाजोलिन है, जो मैंने बताया था अभी, छोटा सा इसका सिंथेसिस है। ओके, तो ये देखिए आपको सिलेबस पढ़ना है भाई, 2 या 3 बार पढ़ डालेंगे, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप फिर आएंगे नीचे तो सैडिटी और हिप्नोटिक्स, ये जरूर पूछेगा, इसका क्लासिफिकेशन कंफर्म रहिए, है ना, सैडिटी और हिप्नोटिक्स का। तो इसको देखिए सैडिटी और हिप्नोटिक्स ऐसे, अब इसको डिफाइन करिए। पहले तो आप इसको डिफाइन करेंगे, ये देखिए पूरा पसीने की वजह से भीग गया। ओके, पहले इसको डिफाइन करिए, कुछ भी पूछे ना डिफाइन करिए पहले उसे प्रॉपर। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन पूछा तो क्लासिफिकेशन लिखिए, फिर सिंथेसिस पूछ दिया उस कैटेगरी में से किसी का, जैसे इसमें फेनिटोइन आता है, ओके, बार्बिटोल आता है इसके अंडर में, तो बार्बिटोल का पूछा है, डायजेपाम का पूछा तो उसको सिंथेसिस लिखिए, फिर मोड ऑफ एक्शन लिखिए, पूछे या ना पूछे मोड ऑफ एक्शन भी लिख दीजिए। तो क्या होगा मोड ऑफ एक्शन में, क्या होगा इसके सैडिटी और हिप्नोटिक्स में, डिफिनेशन समझिए सैडिटी और हिप्नोटिक्स का। सैडिटी और हिप्नोटिक्स ऐसी दवाई होती है ना जो हमें नेचुरली स्लीपिंग यानी कि सोने की तरीके से बिहेव करवाएंगी, या फिर फील करवाएंगी, या फिर हमारी बॉडी एक्ट करेगा कि सैडिटी एंड हिप्नोटिक्स आर दोज टाइप ड्रग विच आर यूज्ड फॉर द काम और स्लीपिंग इफेक्ट, हमारे बॉडी को या तो शांत कर देंगी या फिर स्लीपिंग इफेक्ट देंगी। तो सिंपल है, उसका क्लासिफिकेशन आप लिख देंगे। अब क्लासिफिकेशन में आपको सिलेबस में ही दिखेगा, आप सिलेबस देख पा रहे हैं, जैसे कि बेंजोडायजेपिन, बार्बिचुरेट, मिसलेनियस, है ना, ये सैडिटी और हिप्नोटिक्स दवाइयां हैं भैया सिंपली। अब बेंजोडायजेपिन में जैसे कि आप डायजेपाम याद रख लीजिए, ऑक्साजेपाम याद रख लीजिए, लोराजेपाम याद रख लीजिए, अल्प्राजोलम याद रख लीजिए, बस 4-5 दवाई होगी। बार्बिचुरेट लिख दीजिए। ऐसे अब 3 कैटेगरी आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, एक बेंजोडायजेपिन का हो गया, एक हो जाएगा आपका बार्बिचुरेट का हो जाएगा, बार्बिचुरेट, और तीसरा कैटेगरी यहीं पे हो जाएगा किसका, तीसरा कैटेगरी हो जाएगा मिसलेनियस का, यानी कि सहायक जो होती हैं दवाइयाँ। तो इसका आपको सिलेबस के हिसाब से 4-5 दवाई का नाम लिख देना है, बार्बिचुरेट में भी 4-5 दवाइयों का नाम लिख देना है, मिसलेनियस में जो भी, ऐसे बस हो गया, यही क्लासिफिकेशन है मेरे भाई, सिंपल है, बिल्कुल परेशानी होना। और जब भी क्लासिफिकेशन वगैरह लिखना, लाइन छोड़ के एक नाम, एक लाइन छोड़ के भी दूसरा नाम, सिंपली नंबर मिलता है मेरे भाई, मैंने लिखा है भाई, क्योंकि चीजें कभी देखिए क्या होता है लास्ट मिनट में पेपर के, या तो आप बहुत अच्छे से तैयारी किए रहते हैं, कभी कभी हेल्थ खराब हो जाता है, समझ बात, कभी कभी आप ब्रेन को हाथ से पकड़ के थोड़ी ठीक कर देते हैं, भाई ये उठना काम कर कुछ नहीं, तो वो कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाती है, चीजें आपको याद रहते हुए आप कंफ्यूज होते हैं, अरे भाई क्या था इसमें। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए, आपका काम बन जाएगा। सार को आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने 10 जो बताया है आपको सिंथेसिस उसको पढ़ डालना है, और क्लासिफिकेशन आपको बता दिया। अब हाँ, यहाँ पे देखिए एक एनसेट का इसमें प्रॉपर अलग से पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में है लेकिन उसका मैं यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ फोटो, आप देख पाएंगे एनसेट का। ओके, उसको आप पढ़ लेंगे। एनसेट में क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इसमें जो भी एनाल्जेसिक है ना, जो भी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल है, डाइक्लोफिनेक है, एसिक्लोफिनेक है, निमोसलाइड है ना, मेफनेमिक एसिड है, ये सब इसी के अंडर दवाइयाँ आती हैं जो पेन किलर की तरह काम करती हैं, हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे। ओटीसी ड्रग आती है, ये ओवर द काउंटर ड्रग, बिना डॉक्टर की सलाह के हम ये दवाइयाँ खरीदते हैं और यूज करते हैं। ओके, अब यहीं पे देखिए एक आता है आपको क्वेश्चन मिलता है, बायोसिंथेसिस पूछ सकता है, दो चीज़ों का बायोसिंथेसिस है। एक कैटेकोलामाइन जो कि आपके फर्स्ट सेकेंड यूनिट में ही आता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है ये आपको पता ही होगा, आप कमेंट में जरूर लिखिए चीजें आप अगर जानते हैं तो, ये आपके लिए एक होमवर्क है मेरे भाई। ओके, तो कैटेकोलामाइन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। अब बायोसिंथेसिस यानी कि शरीर में जैविक तरीके से इसका कैसे सिंथेसिस हो रहा है, कैसे बनावट हो पा रहा है, तो यहीं पे मैं फोटो ऐड कर दूंगा, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको देखिए ना, या तो एक याद कर लीजिए, और लास्ट में जो है 4-5 स्टेप है, आप एसिटिलकोलिन को भी बना सकते हैं। अगर कैटेकोलामाइन पूछ देता है तो उसको बना दीजिए, और एसिटिलकोलिन पूछता है तो लास्ट में प्रोडक्ट बस एसिटिलकोलिन दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं वही बात फिर से बोलूंगा, जब बैक लग जाता है ना तब समझ आता है कि अरे भाई इतना अच्छे से लिखने पे बैक लगा रहे हैं, तो भाई चतुराई से लिखो कॉपी, चतुराई से, ताकि छूटे भी ना, आपका काम भी बन जाए। ओके, और आप कर सकते हो सिंथेसिस वगैरह यार, आप देखो ना स्टेप बाय स्टेप चीजें कितना करते आए हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ सब पढ़ते हुए आए हो इंटर में, इंटर के बाद फिर आपने एक स्टेप आगे चीजों का ठाना, तो एक आपने भी फार्मेसी में एक स्टेप आगे बढ़े, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही चीजें करते आ रहे हो, और यहाँ पे भी कर लोगे मेरे भाई। तो ठीक है, चीजें आपको समझ आई होंगी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी होगी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्रिंट आउट नहीं था सिलेबस का, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो चीजें देखिए आपने समझा कि आपको ये चीजें जरूर पढ़नी है,
वेरियस फिजिको-केमिकल जिसमें आयनाइजेशन था, सॉल्युलाइजेशन था, स्टीरियोकेमिस्ट्री था, ये चीज़ आपको जरूर पढ़नी है। ओके, सिंपल होता है, उसका एग्जांपल याद कर लीजिए, इसमें से 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे। मेटाबॉलिज्म फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, ये भी आपको पढ़ना ही है। इसके फैक्टर आपको अगर दिक्कत होगी तो ये मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको अगर जरूरत हो तो कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं प्रॉपर। और सार को आपको स्किप कर देना है, छोड़ दीजिए, सीधे सीधे पढ़ना। क्यों बताया मैंने, आप जान ही रहे हैं। क्लासिफिकेशन आपको सिलेबस पर डालना है, आपका क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। और सिलेबस में भी मैंने बता दिया कैसे आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। सिंपली जो है उसके 2-2 4-4 कैटेगरी के नाम याद कर लीजिए। और मोड ऑफ एक्शन में यूजेज, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे काम आता है जो भी सेडेटिव और हिप्नोटिक, तो बस लिखेंगे द डायजेपाम आर एक्ट ऑन द सीएनएस, इट बाय इट द काम इफेक्ट आर सीन ऑन आवर बॉडी एंड इंडिविजुअल आर स्लीप। ठीक है, व्यक्ति सो जाता है प्रॉपर, समझ रहे बात। उसके बाद ये सिंथेसिस वगैरह जिसमें मैंने 5-6 छोटा छोटा बता दिया आपको और 5 बड़ा बड़ा, ये 10 आपको पढ़ लेना है। तो सिंपली आप बात खत्म हो जाएगा यहीं पे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और प्लीज लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए और कमेंट में ढेर सारी बातें बताया करिए आप कैसे क्या चीजें हैं, कैसे इंप्रूव करना है। ओके, और इसका फोटो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और पेपर आराम से देने जाइए। और भैया सेंटर पे आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पहुंचिए। एक्सीडेंट वगैरह जानते ही हो, अपनी गलती से बहुत कम ही लोगों का होता है, दूसरों की गलती से हो जाता है, तो एकदम आराम से साइड से जाइए मेरे भाई, ठीक है ना। और लास्ट में यही बातें बोलूंगा, घबराओगे तो कुछ ना कर पाओगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।